अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैथमेटिक्स की आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के लास्ट 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट ज्योमेट्री, ये कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर्स ड्रा करने के बारे में। और दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि डाटा मैनेजमेंट का। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री का चैप्टर हमारे पास कुछ शेप्स को लेकर है कि हमने बहुत सारी शेप्स कैसे ड्रा करनी होती हैं। तो इसमें हमारे पास ट्राइंगल्स भी हैं, क्वाड्रेट्स भी हैं। तो हम हर एक शेप को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको रोटेट करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो उनकी जो फॉर्म होती है वो पहले वाली फॉर्म के सिमिलर रहती है। तो ये रोटेशन या ऑर्डर ऑफ रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज अबाउट इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट में क्या है, इसमें जस्ट एक लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी शेप को इनलार्ज करते हो तो शेप सेम रहती है, और सिमिलर शेप्स का जो इनकी शेप सेम रहेगी लेकिन इनके साइजेस डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि आप उसे इनलार्ज कर देंगे। तो ये इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट था, जस्ट इसको इतना ही देखना है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। हम पिछले लेक्चर में भी इसे देख चुके हैं कि एक सर्कल के क्या हिस्से हो सकते हैं। तो एक सर्कल का में एक होता है सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म अ सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है इससे हर तरफ, ये जो सारे का सारा डिस्टेंस हर तरफ बन रहा है, ये सारे का सारा डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक सर्कल में एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ बराबर फासले पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिनको मिला दें तो सर्कल बनता है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉर्ड का, एक लाइन सेगमेंट, लाइन का एक हिस्सा जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं सर्कल की बाउंड्री, तो उन्हें हम कॉर्ड्स कहते हैं। सबसे लंबा कॉर्ड होता है डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा होता है। आर्क क्या है, बाउंड्री के एक छोटे से हिस्से को हम आर्क कहते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट बाउंड्री है, जिसे हम सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं, जिसे हम आर्क भी कह सकते हैं। तो ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से छोटी हो उसे माइनर आर्क कहते हैं, और जो हमारे पास हाफ सर्कमफेरेंस से बड़ी हो उसको हम मेजर आर्क का नाम देते हैं। तो आर्क कैन बी माइनर और मेजर। फिर है सेमी सर्कल। डायमीटर जो होता है सर्कल के दो हिस्से कर देता है, तो दोनों हिस्सों को हम सेमी सर्कल्स का नाम देते हैं। फिर है हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, सर्कल का वो हिस्सा जिसमें एक कॉर्ड और एक आर्क सर्कल के कुछ हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग कर देते हैं। तो इट इज अ रीजन ऑफ सर्कल विच इज सेपरेटेड बाय अ कॉर्ड, तो इसे हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहेंगे। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, अगर आप एक आर्क कंसीडर करें, और अब यहां पर और इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें आपके पास क्या था कि कॉर्ड और एक आर्क मिलकर एक सेगमेंट बना रहे थे। सेक्टर में क्या होता है कि एक आर्क है, आपने उसको जोड़ना है सेंटर के साथ, ठीक है। तो वो जो सेंटर में रीजन आ जाएगा उसे आप सेक्टर ऑफ द सर्कल का नाम देंगे। फिर है इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कोई भी चीज जो सर्कल के अंदर आएगी उसे इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे, और जो बाहर आ जाएगी उसे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे। फिर है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। एक सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद तमाम जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का नाम देते हैं। सिकेंट टू अ सर्कल, पहले आप बात कर रहे थे लाइन सेगमेंट की, लेकिन अगर आप बात करें लाइन की, ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए गुजर जाए उसको हम सिकेंट टू अ सर्कल कहते हैं। दूसरा, अगर कोई लाइन जस्ट एक पॉइंट से टच करके गुजर जाए तो उसे हम टेंजेंट टू अ सर्कल कहते हैं। ये सर्कल के बहुत सारे हिस्से हो गए। अच्छा, फिर हमारे पास ऐसे तमाम सर्कल्स जिनका सेंट्रल पॉइंट तो सेम हो लेकिन डिफरेंट रेडियस की वजह से कोई छोटे सर्कल बन रहे हैं, कोई उससे बड़े बन रहे हैं, कोई उससे बड़े बन रहे हैं, तो ये वाले जो सर्कल्स होंगे ये कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हमने सारी चीजों को पहचानना है। तो ये आपके पास सेंटर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। ये जो ए बी और सी है ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। जी आपके पास एक्सटीरियर है। अगर आप सेंटर से कोई लाइन गुजार देंगे तो उसे आप डायमीटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेंटर से एक लाइन गुजार ही देते हैं, हम कहते हैं कि ये डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। अच्छा, फिर सेंटर से बाहर की तरफ सिंगल डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। अच्छा, दो रेडियाई
ये रेडियस और ये रेडियस, इसके दरमियान का ये वाला एरिया सेक्टर कहलाएगा। ये लाइन कॉर्ड कहलाएगी और कॉर्ड के अंदर वाला एरिया सेगमेंट कहलाएगा। फिर ऐसी लाइन जो जस्ट एक पॉइंट से इसको टच करके गुजर जाए ये टेंजेंट कहलाएगी। ऐसी लाइन जो इसको दो पॉइंट से टच करके गुजर जाए वो सिकेंट कहलाएगी। तो ये हमारे पास सर्कल के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने अलग अलग याद कर लेने। फिर बाकी जिस तरह सेशन में एक एक चीज हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं वो चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे हमने इनको पहचानना है, ये आपके पास टेंजेंट है, ये आपके पास सिकेंट है, ये दोनों लाइन आपके पास सिकेंट है और ये लाइन आपके पास टेंजेंट है। अच्छा, अब यहां पर हमने मजीद कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं मैच द लेबल्स विद करेक्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। माइनर आर्क, अब माइनर आर्क की शर्त ये होती है कि वो हाफ सर्कल से छोटी होती है। तो इसमें से किसी को भी हम माइनर आर्क कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जो आर्क बन रही है इसको हम माइनर आर्क कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस आर्क को ये जो जरा बड़ी है कंप्लीटली यहां से लेकर यहां तक, इसे हम नाम दे देते हैं मेजर आर्क का। अच्छा, अब हम इसमें ढूंढते हैं कॉर्ड। कॉर्ड कहां पर है? तो ये कॉर्ड है, ये लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, फिर अब हमने ढूंढना है सिकेंट। सिकेंट ऐसी लाइन है जो गुजर रही होगी दो पॉइंट से। फिर आपने ढूंढना है सेगमेंट और सेक्टर। सेगमेंट जो आता है वो आता है कॉर्ड से, तो ये आपके पास सेगमेंट आ गया, ये वाला हिस्सा। और जो आपके पास सेक्टर है वो आता है इसके अंदर, इस वाले रीजन के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर टेंजेंट है। टेंजेंट हमें कहां पे मिलेगा? ये आपको टेंजेंट मिल जाएगा। और सेंट्रल एंगल रह गया, ये आपके पास सेंट्रल एंगल है। सेंटर ने जो एंगल बनाया है ये सेंट्रल एंगल है। तो ये हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना सीखा है। इसके बाद ट्राई एंगल्स है। ट्राई एंगल्स को आपने पढ़ा है साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कहा तीनों साइड्स बराबर होंगी तो इक्विलेटरल कहेंगे, दो साइड्स बराबर होंगी तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल कहेंगे, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी तो स्केलिन ट्राइंगल कहेंगे। फिर आपने कहा कि हम आप लोगों ने पढ़ी एंगल्स को, ट्राई एंगल्स को एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट एंगल कहेंगे। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से के बराबर ना हो तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। और अगर कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा निकल आया तो उसे हम ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो ये आपकी रिवीजन होगी। आपने ट्राइंगल्स की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, उसकी साइड्स की लेंथ के हिसाब से और उसके एंगल्स के हिसाब से। लेंथ बराबर होंगी तो इक्विलेटरल, दो बराबर होंगी तो आइसोस्केलिस, कोई भी बराबर नहीं होगी तो स्केलिन। और जो एंगल्स हैं, अगर 90 डिग्री हुआ तो राइट एंगल, अगर 90 डिग्री से छोटा हुआ तो एक्यूट, 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ऑब्ट्यूज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये इनकी कंस्ट्रक्शन को छोड़ते हुए हम आगे आते हैं। हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी आएगी। हाँ, हम ट्राइंगल्स को ड्रा कर सकते हैं जिनकी तीनों साइड्स बराबर हों, तो जिनकी तीनों साइड्स आप हमें पता हो, यानी कि ट्रिपल एस, या फिर हमें दो साइड्स और एक एंगल पता हो एस एस, या हमें दो एंगल्स और एक साइड पता हो ए एस ए, या फिर हमें हाइपोटेन्यूज और वन साइड पता हो राइट एंगल की, तो ये वाली ट्राइंगल्स हम ड्रा कर सकते हैं। ये जस्ट आपने एक नजर देख लेना है। ये एक एमसीक्यू आपने पढ़ लेना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी ना, ये राइट एंगल है और ये इसके ऑपोजिट ये वाली साइड जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो ये हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट है और कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली पेपर में नहीं आनी, तो ये हम इसमें से जस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ढूंढेंगे। रोम्बस आप लोगों को पहले करवा चुके हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी करवा चुके हैं, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम हमने सारे किए हुए हैं। ये सारे का सारा पोर्शन हमारा किया हुआ है, हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट का आ गया कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें जो सबसे लंबा डायगोनल है ये वाला, ये बाइसेक्ट करता है छोटे डायगोनल को। तो ये एक एमसीक्यू आ सकता है, द लॉन्गर डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल परपेंडिकुलरली। तो आपसे ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कैसे बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली करता है
या फिर एक्यूटली करता है या किसी और वे में करता है। अच्छा, ये बाइसेक्टर हो गए। एंगल बाइसेक्टर हमारे पास एक ऐसी एंगल होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। अ लाइन सेगमेंट from vertex to the opposite side such that it bisects the angle at vertex is called angle bisector। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये लाइन है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, इसे हम एंगल बाइसेक्टर का नाम देते हैं। सेंटर वाले पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है। द बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ। ये जो बाइसेक्टर होते हैं ये मिलते हैं पॉइंट ओ पर, तो इसे इन सेंटर का नाम दिया जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कंग्यूरेंट एंड सिमिलर फिगर्स। अगर दो स्ट्रक्चर की शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और अगर उनकी शेप सेम हो लेकिन साइजेस डिफरेंट हो, तो उन्हें हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तो ये कंग्रुएंट्स और सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों ने यहां से कवर कर लेना है। इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो हमारे पास ये इक्वालिटी के साइन वाला सिंबल है, यानी कि इस तरह इक्वालिटी का साइन और ऊपर अप्रोक्सीमेटली का जो साइन है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, मैचिंग साइड्स आर कॉल्ड कोरेस्पोंडिंग साइड्स, और जो मैचिंग एंगल्स होते हैं उन्हें कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। ये चीज भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेनी है। तो कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कहते हैं टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट हो जिनकी लेंथ बराबर हो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। दो सर्कल हो जिनके बराबर रेडियस हो, बराबर सर्कमफ्रेंस हो, वो कॉन्ग्रुएंट है। या दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अगर उनकी मेजरमेंट्स सेम हो, तो शेप और साइज दोनों सेम होना जरूरी है। सिमिलर फिगर में क्या होता है कि सिमिलर फिगर में जो शेप है वो सेम होना जरूरी है लेकिन साइज सेम होना जरूरी नहीं है। साइज इज नॉट सेम, तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं जिसका मतलब होता है इज सिमिलर टू। तो सिमिलर फिगर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं, तो लेंथ्स जो हैं वो बराबर नहीं होंगी बल्कि किसी रेशियो में, किसी प्रोपोर्शन में होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है वो सिमिलर फिगर भी होती है, लेकिन सारी सिमिलर फिगर जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी सेम, साइज भी सेम, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सिमिलर फिगर्स में तो नहीं मिलेंगी। आगे आगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स में आपके पास शेप सेम होगी, साइड्स भी सेम होगी और एंगल्स भी सेम टू सेम होंगे, तो ये हर लिहाज से सिमिलर होगी। आपने ये बाकी की चीजें जो अननेसेसरी वो छोड़ती जानी है। अच्छा, ये सारी ड्राइंग है, ड्राइंग हमने नहीं करनी। यहां पर एक एमसीक्यू हमें मिल जाता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स में अगर ट्राइएंगल्स साइड वाइज या साइड एंगल साइड वाइज कॉन्ग्रुएंट हो तो एंगल साइड एंगल वाइज भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। ये आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। दो ट्राइएंगल्स में अगर दो एंगल्स बराबर हो तो तीसरा भी बराबर होता है और उनका सम बराबर होता है 180 डिग्री के, यानी कि एक ट्राइएंगल है उसके टोटल एंगल है 180 डिग्री। आप कहते हो दो 60-60 के हैं तो वो 120 के हो गए, तो तीसरा भी 60 का ही होगा, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है। तो इन दो ट्राइएंगल्स में इफ टू एंगल्स आए इक्वल, दोनों के अंदर दो एंगल्स इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी उनका आपस में इक्वल आएगा दो ट्राइएंगल्स का। जिस तरह के ये आपके पास दो ट्राइएंगल्स हैं, ये 65 है, ये 65 है, ये 75 है, ये 75 है, तो इसका जो होगा इसका भी वही होगा। तो ये बात एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कवर कर लेनी है। ये आगे इसकी समरी में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइएंगल का जिक्र है कि इसमें साइड जो राइट एंगल के ऑपोजिट आएगी, ये राइट एंगल इसकी जो ऑपोजिट ये वाली साइड आएगी ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। फिर एक काइट शेप है, ये काइट शेप है, इसमें ये एक लॉन्गर डायगोनल है, ये एक शॉर्टर डायगोनल है और ये एक दूसरे को पैरापेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। A line segment from the vertex to the opposite side such that it bisects the angle at the vertex is called angle bisector। जो एंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर दे उसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में एंगल और साइड्स हमेशा बराबर होते हैं। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं लेकिन सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। सिमिलर फिगर्स में रेशियोज कंपेयर करना जरूरी होता है। ये अभी हमने पढ़ा कि अगर ट्राइएंगल्स में कॉन्ग्रुएंट साइड्स हो और कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड्स हो तो उसका मतलब होता है कि उनकी कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल्स बनेगी। दो ट्राइएंगल्स में अगर दो एंगल्स बराबर हो तो तीसरा एंगल भी उनका ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें से। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल इज 180 डिग्री।
अ लाइन विच मीट्स और टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। एक लाइन जो पास करती है एक सर्कल से और इंटरसेक्ट करती है इसको दो पॉइंट पर, लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये जो लाइन दो पॉइंट्स पर टच करी है इसे हम सीकेंट कहते हैं। रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है लेकिन इसका कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होता। विच इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स बिटवीन देयर एडजेसेंट साइड्स आर 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, बस स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं जबकि रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो लेकिन डिफरेंट रेडियाई हो उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360 डिग्री, 90 के चार एंगल होते हैं 360 बन जाएंगे। ट्रापेजियम में एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का और एक पेयर जो होता है वो पैरेलल नहीं होता, तो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है, तो वन आंसर आएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या शेप जिनकी सेम शेप हो सेम साइज हो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं और कॉन्ग्रुएंसी का जो हमारे पास सिंबल है वो ये वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज अबाउट डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। ये हम पहले कर चुके हैं लेकिन इसमें दो तीन नए कॉन्सेप्ट आएंगे, हम उनको डिस्कस करके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उनको प्रोसेस करने को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा कलेक्ट करने के प्रोसेस को डाटा कलेक्शन कहते हैं। डाटा कलेक्शन करने के ये हमारे पास फेमस तरीके हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, यानी कि आप चीजों को ऑब्जर्व करो आपके पास डाटा आ जाता है, लोगों से पूछो डाटा आ जाता है। एक क्वेश्चन पेपर बनाकर वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आप लोगों से डिस्कस कर लो, क्वेश्चन एयर आ जाता है। न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, मैगजीन से, हर जगह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड हो सकता है। डाटा जो है उसको फिर आप रिप्रेजेंट करते हो। अनग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ड्रा करते हो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट। लेकिन आपने टेबल बना लिया है, ग्रुप कर लिया है डाटा को, तो फिर तरीकेकार है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस कैन बी पॉसिबल एमसीक्यूज। क्वांटिटेटिव डाटा कंटिन्यूअस हो सकता है या डिस्क्रीट। अगर तो डाटा होल नंबर्स की फॉर्म में हो जो लाइक 6, 7, 8 तो ये डिस्क्रीट डाटा है, लेकिन अगर ये हो 6.1, 6.2, 6.3 तो इस तरह का डाटा कहलाता है कंटिन्यूअस डाटा। तो लेंथ्स और विड्थ वगैरह और हाइट्स वगैरह जो होती हैं या वेट जो होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, ये वाला डाटा डिस्क्रीट डाटा होता है। अच्छा, इसके बाद आपने कौन सा चार्ट ड्रा करना है उसके लिए आपके पास कुछ पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आप अपना डाटा बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करना चाहते हैं तो पिक्चर ग्राफ या पिक्टोग्राफ यूज करेंगे। अगर आपका डाटा जो है उसकी वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही तो बार चार्ट बनाएंगे। अगर दो से ज्यादा तरह की वैल्यूज हैं तो मल्टीपल बार चार्ट बनाएंगे। अगर आप डाटा को दिखाना चाहते हो कि इट इज चेंजिंग ओवर टाइम तो लाइन ग्राफ बनाएंगे। और अगर आप अपने डाटा को एक कंप्लीट किसी चीज का छोटा सा पार्ट दिखाना चाहते हो तो उसे पाई चार्ट कहेंगे। तो ये वाला हो गया। फिर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डाटा में कितनी वैरायटी आ सकती है, कितनी वेरिएंस, कितनी चेंज आ सकती है, उसके लिए हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक है रेंज, एक है वेरिएंस और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे आसान कॉन्सेप्ट है रेंज का। आपके पास जो डाटा है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू लें और उसमें से माइनस कर दें सबसे छोटी वैल्यू को, दैट विल बी नोन एज रेंज। तो रेंज का हम फार्मूला लिखते हैं, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एक्स मैक्स माइनस मिनिमम वैल्यू यानी कि एक्स मिनिमम। रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। तो ये इस फॉर्म में आपका डाटा हो जाता है। दूसरी चीज जो आपने यहां पे स्टडी करनी है वो है वेरिएंस। वेरिएंस इज अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसका जो फार्मूला है इसको आप लिखते हो एस स्क्वायर से और फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो इसके लिए आपके पास पहले तो आपका डाटा होगा, फिर आपने उसका मीन लेना है, फिर आपने अपने डाटा में से मीन को माइनस करके उन सबको उनका स्क्वायर लेकर उन सबको जमा करना है और फिर डिवाइड करना है एन से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डाटा है 10, 15, 16, 18, 20, 22 और 25। अब आप इसका मीन ले लें, आपके पास मीन आ जाएगा इसका 18। अब आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार मालूम करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, x लिख लोगे और x माइनस एक्स बार सबके लिए अलग अलग मालूम करोगे, फिर सबका अलग अलग स्क्वायर लोगे। जब आप सबका अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे तो उनको कर लेंगे जमा और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। इससे आप निकालोगे वेरिएंस। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो उससे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो एस स्क्वायर से वेरिएंस को शो करते हैं, एस से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है, हमने क्या करना है, हमने इस डाटा का मीन फाइंड आउट करना है। मीन हमारे पास आ गया, मीन के लिए सबको जमा करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दे, मीन आ गया। अब आपके पास डाटा है x की फॉर्म में और उसका मीन है x बार की फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, x में से इस 50 को माइनस करते जाएं, आपके पास x माइनस x बार की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपने इनका स्क्वायर मालूम करना है। जब आपने स्क्वायर मालूम कर लिया तो अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो कि s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x बार के स्क्वायर का टोटल डिवाइडेड बाय n। तो ये आप इस तरीके से इनको मालूम कर सकते हो। ये 1730 ये आपके पास आएगा और इसको डिवाइड करोगे टोटल वैल्यू से 10 से 173 आ जाएगा। 173 का आपने स्क्वायर रूट मालूम कर लेना है, दैट विल बी 13.15। तो ये रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नए कॉन्सेप्ट हैं। फ्रीक्वेंसी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगेन आ गया कि फ्रीक्वेंसी की टर्म पहली दफा फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुई थी, ये एमसीक्यू आ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट कैन अकर, तो नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट इज नोन एज एफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप डाटा को टेबल फॉर्म में लाकर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। अच्छा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा, बाकी ये सारी चीजें हमारे करने के लिए नहीं है। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में दो वर्ड्स हैं, हिस्टोस और ग्राम। तो जो हिस्टोस है इसका मतलब होता है पूरे का मतलब, हिस्टो का मतलब पोल और ग्राम का मतलब है पिक्चर। तो हिस्टोग्राम का मतलब है पोल चार्ट या पोल पिक्चर। तो ये आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज के लिए कर लेना है, ये वाला हो गया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये मल्टी साइडेड क्लोज फिगर है जो आपके पास है। पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये मल्टी साइडेड क्लोज फिगर है और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज को ड्रा करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने चूंकि बनाकर नहीं देखना तो मैं इस पर आप लोगों का टाइम नहीं जाया करा। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, हर लिहाज से पढ़ चुके हैं कि अगर किसी के काम के होने के चांसेस 0 हो तो इम्पॉसिबल है, 100% हो तो सर्टेन है, 50-50 हो तो इक्वली लाइकली है, 50% से ज्यादा हो तो मोर लाइकली है, 50% से कम हो तो लेस लाइकली है। ये सारा आपने कर लेना है। अच्छा, कंबाइन इवेंट्स, दो इवेंट्स के होने के चांसेस को आप कंबाइन कर सकते हो। जिस तरह आप कहते हो कि डाइस फेंकते वक्त 1 आने के चांसेस हैं 1 आउट ऑफ 6 और 2 आने के चांसेस भी हैं 1 आउट ऑफ 6, तो 1 और 2 के आने के चांसेस हैं 2 आउट ऑफ 12। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। तो ये इसका आंसर आपका 1 आउट ऑफ 6 आ जाएगा, यानी कि दोनों इवेंट्स के इकट्ठे होने के चांसेस, ये 1 आउट ऑफ 6 आ जाएगा। तो दो ऐसे इवेंट्स जो कभी भी इकट्ठे ना हो सकते हैं उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ये आप एमसीक्यू के लिए कर लेंगे। अच्छा, बाकी इसमें है बस ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो हमें पहले से आइडिया है, ये आप लोगों ने इस पर अपना टाइम ज्यादा नहीं लगाना और हम इनको छोड़ते हुए ये यहाँ पर आ गए थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी है किसी काम के होने की कि नंबर ऑफ आउटकम्स आई वांट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि लूडो का दाना फेंकते हुए मैं चाहता हूँ 6 आ जाए, लेकिन 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और मैं चाहता हूँ कि जो आउटकम मैं चाहता हूँ वो आ जाए। तो वो एक दफा अगर आती है तो ये हमारे पास 1 आउट ऑफ 6 जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि हो सकता है मैं 4 दफा फेंकूं, चारों दफा ही 6 आ जाए, तो ये वो 4/4 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, कि मैंने करके कितनी दफा देखा है। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है मुकम्मल। हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। कहते हैं डिस्क्रीट डाटा किस फॉर्म में होता है, ये कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में होता है, यानी कि होल नंबर्स। लेंथ ऑफ डिफरेंट आयरन रॉड, ये आपका किस तरह का डाटा होता है। लेंथ अगर आप लेंगे तो कंटिन्यूस डाटा आएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्टिकल रेक्टेंगल बार्स,
विद नो गैप, अगर आपने गैप ही नहीं छोड़े तो वो वाला जो आपका डाटा होगा वो हिस्टोग्राम कहलाएगा। द डैश ऑफ ईच बार इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द साइज ऑफ क्लास, ये आपको लेंथ लेनी पड़ेगी, तो जो लेंथ है हर बार की वो आपके पास साइज हो जाएगा। टोटल इवेंट्स दैट नॉट अकर एट द सेम टाइम, वो इवेंट जो सेम टाइम पे ना हो उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ये इवेंट लिखा है, इवेंट्स आना है। डैश इवेंट इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रीवियस इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है ये इफेक्ट नहीं होता प्रीवियस इवेंट से। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है ये वाला, इसमें मिस्टेक है कि y लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक है प्लस लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक है कि नीचे 2 लिखा हुआ है। अच्छा, जब आप क्लास के मार्क्स x एक्सिस पे लें और तादाद ले लें y एक्सिस पे, तो ये वाला जो डाटा होता है ये पॉलीगॉन की फॉर्म में होगा, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम देंगे। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इज नोन एज रेंज। When a coin is tossed 6 times, the theoretical probability of coin head is, या head आना या tail आना है तो probability है 1 divided by 2। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ क्लास 8 की मैथमेटिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो लेक्चर की एक लिमिट होती है, एक हद होती है कि आपने मखसूस वक्त में अपनी बात कन्वे करनी होती है। डिटेल में हर एक चीज़ समझाने के लिए, हर एक एग्जांपल, हर एक पॉइंट डिस्कस करने के लिए हमारे सेशन जो हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।